हेलो क्यूटीज, आज मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके आ चुकी हूँ। एक ऐसा पेड़ जहाँ पर लोग जाते अकेले थे लेकिन वापस अकेले नहीं आते थे। आप लोग सोचेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज की हमारी डरावनी शुरू करते हैं। एक छोटा सा शहर था। शहर इतना शांत था कि शाम होते ही उसकी गलियां सुनसान हो जाती थी। लेकिन उस शहर में एक ऐसी जगह थी जहां जाने से हर कोई डरता था। शहर के आखिरी हिस्से में एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी छाल काली पड़ चुकी थी और उसके नीचे की मिट्टी हमेशा बाकी जगहों से ज्यादा गहरी दिखाई देती थी। लोग उस पेड़ को कोई नाम नहीं देते थे, बस उसे कहते थे वो पेड़, क्योंकि शहर के लोगों को पता था कि उस पेड़ के नीचे रात में कई लोग जादू टोना और टोटके करके चीजें छोड़ जाते हैं। कभी लाल कपड़ा, कभी मिट्टी की कटोरी, कभी मिठाई, कभी राख और कभी ऐसी चीजें जिन्हें देखकर कोई भी समझ सकता था कि वहाँ कुछ गलत किया गया है। सुबह होने से पहले वह लोग वहाँ से चले जाते थे और शहर का कोई इंसान उन चीजों को छूने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि शहर में एक पुरानी बात कही जाती थी, पेड़ के नीचे जो चीजें छोड़ी जाएं, उसे वापस घर नहीं लाना चाहिए। एक दिन उस शहर में एक नया परिवार रहने आया। परिवार में 4 लोग थे, माँ, पिता, उनका 25 साल का बेटा आरव और 19 साल की बेटी नैना। उन्होंने शहर में एक घर किराए पे लिया। घर के पीछे थोड़ी जमीन खाली थी और उससे आगे जंगल जैसे इलाका था। परिवार को शहर के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। उन्होंने सोचा शहर छोटा है, लोग कम है, इसलिए यहाँ शांति से रहेंगे। किसी ने उन्हें उस पुराने पेड़ के बारे में कुछ नहीं बताया था, न पड़ोसी ने, न मकान मालिक ने, न दुकान वाले ने, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। नैना को नए शहर में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, इसलिए वह ज्यादातर समय अपने फोन पर दोस्तों से बात करती रहती थी। एक शाम करीब 6:20 पर नैना फोन पर बात करते करते घर से थोड़ी दूर निकल गई। वह रास्ते पर चलती रही, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह शहर की आखिरी गली पार कर चुकी है। कुछ दूर जाने के बाद उसे सामने वही पुराना पेड़ दिखाई दिया। नैना रुक गई, उसने फोन कान से हटाया और पेड़ को देखने लगी। पेड़ के नीचे मिट्टी में एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी रखी थी। कटोरी के अंदर कुछ काला सा पड़ा था, पास ही थोड़ी राख बिखरी हुई थी। नैना को कुछ समझ नहीं आया। वह 2 कदम आगे बढ़ी, फिर फोन पर बात करते हुए वापस मुड़ गई, लेकिन जाते समय उसका हाथ अनजाने में पेड़ की एक नीचे शाखा से छू गया। नैना ने ध्यान नहीं दिया, वह घर चली गई। उस रात परिवार ने साथ में खाना खाया, सब कुछ सामान्य था, लेकिन खाने के बाद नैना अचानक चुप हो गई। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस सामने की दीवार को देखती रही। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, माँ वो पेड़ कब से है? माँ ने हैरानी से कहा, कौन सा पेड़? नैना ने कुछ नहीं कहा, बस खाना छोड़कर अपने कमरे में चले गए। आरव ने हंसकर कहा, नई जगह है, शायद थक गई होगी। लेकिन माँ को नैना का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। रात के करीब 1:30 हुए, पूरा परिवार सो चुका था। नैना अपने कमरे में थी, उसकी आंखें खुली थी। वह कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर बैठी रही, फिर वह बिना किसी आवाज के बिस्तर से उठी और कमरे का दरवाजा खोला। वह लिविंग रूम में आई, घर के बाहर जाने वाले दरवाजे के पास वह रुक गई। फिर उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर जाने की बजाय उसने घर के पीछे की तरफ देखा और अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, वह वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद नैना की माँ की नींद खुली, उन्हें प्यास लग रही थी। वह पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जाने लगी, तभी उन्हें नैना के कमरे से धीमी आवाज सुनाई दी। माँ रुक गई। कमरे के अंदर से नैना किसी से बात कर रही थी। माँ ने धीरे से दरवाजे के पास जाकर सुना, मैं नहीं जाऊंगी। कुछ सेकंड शांति रही, फिर नैना की आवाज आई, मुझे छोड़ दो। माँ घबरा गई। उन्होंने धीरे से दरवाजा थोड़ा सा खोला। अंदर जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके हाथ कांपने लगे। नैना कमरे के बीच में खड़ी थी, उसकी आंखें बंद थी। वह अपने दोनों हाथों को सामने ऐसे कर रही थी जैसे किसी को रोक रही हो। नैना ने फिर से कहा,
नहीं, मुझे वहाँ मत भेजो। माँ ने धीरे से कहा। नैना। नैना अचानक बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखें खुली। वह सीधी अपनी माँ की तरफ देखने लगी कुछ सेकंड तक बिना पलकें झपकाए। फिर उसने बहुत सामान्य आवाज में पूछा, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने पूछा, तुम किससे बात कर रही थी? नैना मुस्कुराई, किसी से नहीं, मैं तो सो रही थी। माँ ने कमरे के अंदर देखा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी उनकी नजर नैना के हाथ पर गई। उसकी कलाई पर एक काला धागा बंधा हुआ था। माँ ने पूछा, ये काला धागा कहाँ से आया? नैना ने अपनी कलाई देखी। कुछ पल के लिए उसका चेहरा बदल गया। फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता। अगली सुबह माँ घर के बाहर सफाई कर रही थी। तभी उनकी नजर दरवाजे के पास रखी एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी पर पड़ी। कटोरी वही थी जो नैना ने पिछली शाम पेड़ के नीचे देखी थी, लेकिन माँ को यह बात नहीं पता थी। कटोरी में राख जैसी कोई चीज थी। माँ ने सोचा किसी ने गलती से यहाँ रख दी होगी। उन्होंने उसे छुआ नहीं, लेकिन नैना दूर खड़ी उसी कटोरी को घूर रही थी। माँ ने पूछा, नैना क्या हुआ? नैना ने धीरे से कहा, इसे अंदर रख दो। माँ ने हैरानी से पूछा, क्यों? नैना कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, बस रख दो। माँ ने कटोरी वहीं छोड़ दी। उस रात सबके सो जाने के बाद नैना फिर उठी। इस बार वह सीधे घर के बाहर गई। उसने वही मिट्टी की कटोरी उठाई, धीरे धीरे अपने कमरे में वापस आई, दरवाजा बंद किया। फिर उसने कटोरी अपने सामने रखी। उसकी कलाई पर बंधा काला धागा अचानक हवा में हल्का सा हिलने लगा। नैना ने कटोरी के अंदर के राख को अपनी उंगलियों से छुआ। फिर उसने राख को कमरे के फर्श पर फैलाना शुरू किया। वह राख से एक अजीब सा निशान बना रही थी। कुछ देर बाद नैना ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह सामने खाली जगह देखकर बोली, मैं आ गई। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन आज मैं अकेली नहीं हूँ। उसकी आंखें धीरे धीरे दरवाजे की तरफ उठी और वह मुस्कुराई। सुबह नैना बिल्कुल सामान्य थी। वह नाश्ता कर रही थी। माँ ने रात की बात पूछी। नैना ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं। आरव ने मजाक किया, तुम नींद में चलती हो क्या? नैना मुस्कुराई, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर गई। काला धागा वहाँ अब पहले से ज्यादा कसकर बंधा हुआ था। नैना ने उसे खोलने की कोशिश की। धागा नहीं खुला। उसी समय घर के बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। आरव बाहर गया। वहाँ वही मिट्टी की कटोरी पड़ी थी, लेकिन इस बार कटोरी खाली थी और उसके नीचे राख से एक शब्द लिखा हुआ था, पहली। आरव ने घबराकर पीछे देखा। नैना दरवाजे पर खड़ी थी। वह उस शब्द को देखकर बस मुस्कुरा रही थी। उस दिन शाम को नैना फिर उस पेड़ की तरफ जाने लगी। उसके कदम बहुत धीमे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे रास्ता याद हो। वह पेड़ के पास पहुंची। नीचे इस बार एक लाल कपड़ा रखा था। उसके ऊपर कुछ लड्डू रखे थे। नैना कुछ देर उन्हें देखती रही। फिर उसने लाल कपड़ा उठाया और अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद उसने एक लड्डू उठाया। कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर वह लड्डू खा लिया। बाकी लड्डू उसने उसी जगह छोड़ दिए। फिर उसने पास पड़ी राख में अपना हाथ रख दिया और राख में अपनी उंगलियों से एक गोल निशान बना दिया। पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा जोर से हिली, जबकि आसपास की हवा बिल्कुल शांत थी। नैना ने ऊपर देखा। पेड़ की एक शाखा से काला रंग का धागा लटक रहा था। नैना ने उसे हाथ में लिया और बहुत धीमी आवाज में बोली, अब अगली रात। वह रुक गई, फिर बोली, वो खुद आएगा। नैना ने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ के पीछे कुछ पल के लिए एक लंबी सी परछाई दिखाई दी। नैना बिल्कुल नहीं डरी। वह बस मुस्कुराई और घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन नैना को यह नहीं पता था कि जिस चीज को वह अपने साथ घर ले आई थी, वह सिर्फ लाल कपड़ा नहीं था। और उस रात पहली बार उसके घर के अंदर से पेड़ की नीचे वाली वही राख की गंध आने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस पेड़ के नीचे रखी चीजों को छूना इस शहर में सबसे बड़ी गलती मानी जाती थी। लेकिन नैना को तो यह बात पता ही नहीं थी। वह घर पहुंची, अपने कमरे में गई और लाल कपड़ा अपनी अलमारी के अंदर रख दिया। फिर वह ऐसे सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रात के करीब 2 बजे उसकी माँ के अचानक नींद खुली। उन्हें लगा जैसे घर के अंदर कोई धीरे धीरे चल रहा हो, टक टक। कुछ सेकंड शांति रही, फिर आवाज आई, टक टक। माँ बिस्तर पर बैठ गई। उन्होंने अपने पति को जगाने की कोशिश की,
लेकिन तभी आवाज बंद हो गई। माँ ने सोचा शायद उनका भ्रम होगा, लेकिन अगले ही पल उन्हें नैना के कमरे से बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे नैना कह रही हो, मैंने कह दिया ना। थोड़ी देर चुप्पी, फिर अभी नहीं। माँ का दिल घबरा गया। उन्होंने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला। नैना बिस्तर पर सो रही थी। कमरा बिल्कुल शांत था। माँ वापस जाने लगी, तभी नैना ने आंखें खोले बिना कहा, माँ। माँ वहीं रुक गई। नैना ने तभी कहा, दरवाजा बंद कर दो। माँ ने पूछा, तुम जाग रही हो? नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें क्या पता था कि नैना की आंखें बंद थी, लेकिन वह सो नहीं रही थी। सुबह नैना बिल्कुल सामान्य उठी। माँ ने रात की बात बताई। नैना ने हैरानी से कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। माँ ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, फिर अचानक उनकी नजर नैना की कलाई पर गई। काला धागा अब उसकी कलाई पर नहीं था। माँ ने पूछा, तुमने धागा खोल दिया? नैना ने अपनी कलाई देखी और कहा, नहीं। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया, क्योंकि वह धागा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नैना ने तुरंत अपनी अलमारी खोली। लाल कपड़ा वहीं रखा था, लेकिन अब उसके ऊपर राख की एक पतली परत जमी हुई थी। नैना ने कपड़ा उठाया, उसके हाथ पर राख लग गई, और जैसे ही उसने अपनी हथेली देखी, राख में एक छोटा सा निशान बना हुआ था। बिल्कुल वही निशान जो उसने पिछली शाम पेड़ के नीचे बनाया था। नैना ने जल्दी से हाथ धो लिया, लेकिन निशान धुलने के बाद भी उसकी हथेली पर दिखाई देता रहा। उसी दिन शहर में एक खबर फैल गई। शहर के पुराने हिस्से में रहने वाला एक आदमी रमेश सुबह अपने घर में मरा हुआ मिला, और लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक उसकी मौत कैसे हुई। सबसे अजीब बात, उसके घर के दरवाजे के बाहर एक मिट्टी की छोटी कटोरी रखी थी। कटोरी के अंदर राख थी, और कटोरी के पास एक छोटा सा लाल कपड़ा पड़ा था। शहर के बूढ़े लोग यह देखकर बिल्कुल शांत हो गए। एक बूढ़ी महिला ने धीरे से कहा, वो पेड़ फिर जाग गया। लेकिन नैना के परिवार को इस बात का कोई मतलब समझ नहीं आया। उस शाम नैना घर में अकेली बैठी थी। आरफ ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नैना बस खिड़की के बाहर देख रही थी। आरफ ने पूछा, क्या देख रही हो? नैना ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वो आ गया। आरफ ने बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था। आरफ ने पूछा, कौन? नैना ने धीरे से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। आरफ को उसका जवाब बिल्कुल अजीब लगा। रात को पूरा परिवार सो गया। करीब 1:45 पे नैना फिर अपने बिस्तर से उठी। इस बार उसके कदम सीधे अलमारी की तरफ गए। उसने लाल कपड़ा निकाला, फिर कमरे की खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था। नैना ने कपड़ा खिड़की के पास रखा और फुसफुसाकर बोली, मैंने कर दिया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर खिड़की के बाहर से एक बहुत धीमी आवाज आई, अभी एक और है। नैना की आंखों में अचानक अजीब सी चमक आ गई। उसने सिर हिलाया और कहा, कौन? बाहर से जवाब आया, तुम्हारा भाई। मैं नैना कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, नहीं। बाहर से फिर आवाज आई, तो फिर तुम्हारी माँ। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, आवाज इस बार और धीमी थी। फिर तुम्हारे पिता। नैना ने दोनों कान बंद कर लिए। बस अचानक बाहर बिल्कुल शांति हो गई। नैना ने खिड़की बंद कर दी और लाल कपड़ा वापस अलमारी में रख दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके कमरे के बाहर कोई खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। सुबह होने से कुछ देर पहले आरफ की नींद खुली। उसने पानी पीने के लिए कमरे से बाहर कदम रखा, तभी उसने नैना के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर नैना जमीन पर बैठी थी। उसके सामने वही मिट्टी की कटोरी थी। वह उसमें राख डाल रही थी। आरफ चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। नैना ने राख से फर्श पर कुछ लिखा। आरफ ने आंखें सिकुड़ कर देखा। उसने लिखा था, आज रात। आरफ के चेहरे पर अचानक डर आ गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी नैना ने बिना पीछे देखे कहा, भैया। आरफ जम गया। फिर नैना ने कहा, आप कब से देख रहे हो? आरफ ने कोई जवाब नहीं दिया। नैना धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। उसने कहा, आपको यह नहीं देखना चाहिए था। उसी समय घर के बाहर जमीन पर एक छोटी मिट्टी की कटोरी रखी गई, लेकिन इस बार उसे वहां किसी इंसान ने नहीं रखा था। कटोरी के पास राख से एक निशान बना हुआ था, और उसके ठीक सामने नैना के भाई आरफ के पैरों के निशान थे, जबकि आरफ अभी घर के अंदर खड़ा था। आरफ ने नैना से पूछा, तुम उस पेड़ के पास गई थी? नैना बिल्कुल शांत रही। कुछ सेकंड बाद उसने कहा,
हाँ, वहाँ क्या हुआ था? नैना ने जवाब नहीं दिया। आरफ ने उसकी अलमारी खोली, अंदर लाल कपड़ा देखकर वह पीछे हट गया और उसी पल घर के बाहर से किसी ने 3 बार दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। पूरा घर शांत हो गया। नैना ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, वो आ गया। आरफ ने नैना को कमरे में अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा। वह पूरी रात उसके कमरे के बाहर बैठा रहा। करीब रात के 3 बजे अचानक नैना के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। आरफ तुरंत उठकर अंदर गया। नैना कमरे में नहीं थी, खिड़की खुली हुई थी। आरफ ने बाहर देखा, लेकिन नैना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसे कमरे के फर्श पर गीले मिट्टी के निशान दिखाई दिए। निशान खिड़की से शुरू होकर सीधे अलमारी तक जा रहे थे। आरफ ने अलमारी खोली, लाल कपड़ा वहाँ नहीं था, उसकी जगह मिट्टी की वही छोटी कटोरी रखी थी, लेकिन इस बार कटोरी में राख नहीं थी, उसमें एक काला धागा पड़ा था। आरफ ने डरते हुए धागा उठाया, तभी पीछे से नैना की आवाज आई, भैया। आरफ पलटा। नैना दरवाजे पर खड़ी थी, उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और उसके हाथ में लाल कपड़ा था। आरफ ने घबराकर पूछा, तुम अभी कहाँ गई थी? नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर आई, फिर उसने लाल कपड़ा कटोरी के पास रखा और बोली, कल आखिरी चीज रखनी है। आरफ ने पूछा, क्या? नैना ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हमारे घर से किसी एक को। वह रुक गई। आरफ का चेहरा डर से बदल गया। किसी एक को क्या? नैना मुस्कुराई, पेड़ के पास छोड़ना है। खिड़की अपने आप बंद हो गई और उसी समय कटोरी के अंदर रखा काला धागा धीरे धीरे खुद ही हिलने लगा। पिछली रात नैना ने अपने भाई आरफ से कहा था, कल आखिरी चीज रखनी है, और फिर उसने कहा था हमारे घर से किसी एक को पेड़ के पास छोड़ना है। आरफ पूरी रात सो नहीं पाया। उसे समझ आ चुका था कि नैना के साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी, नैना खुद नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है। सुबह होते ही आरफ ने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। उसने पेड़, लाल कपड़े, मिट्टी की कटोरी और नैना के कमरे में रखे राख के बारे में सब बताया। माँ ने नैना की कलाई देखी, काला धागा फिर से बंधा हुआ था। माँ ने उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने धागे को छुआ, नैना अचानक पीछे हट गई। उसकी आवाज बदल गई। उसने कहा, इसे मत छूना। माँ डरकर पीछे हो गई। कुछ सेकंड बाद नैना बिल्कुल सामान्य हो गई। उसे कुछ याद ही नहीं था। पिता ने उसी समय फैसला किया, आज कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर किसी ने आवाज दी। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, वही आदमी जिसने कुछ दिन पहले रोहन को नहीं बल्कि नैना को पेड़ के पास जाने से रोकने की कोशिश की थी। उसने घर के अंदर आते ही कहा, तुम्हारी बेटी पेड़ के पास गई थी। माँ ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता, और वो पेड़ कैसा है? बुजुर्ग ने नैना की कलाई की तरफ देखा। उसका चेहरा डर से बदल गया। बहुत देर हो चुकी है। बुजुर्ग ने बताया कि उस पेड़ के नीचे सालों से लोग अजीब अजीब टोटके करके चीजें छोड़ते आए थे, लेकिन असली गलती तब हुई जब एक बार किसी ने वहाँ एक ऐसा टोटका किया जिसे पूरा करने के बाद वह व्यक्ति वापस अपने घर नहीं गया। उसके बाद से जो भी उस पेड़ के नीचे रखी चीजों को छूता है, उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पहले उसे पेड़ के पास जाने का मन करता है, फिर वह रात में बिना जाने घर से बाहर निकलने लगता है और आखिर में उस पेड़ के नीचे कुछ छोड़ना पड़ता है। बुजुर्ग ने कहा, अगर वह चीज वहाँ नहीं रखी गई, वह रुक गए हैं। पिता ने पूछा, तो? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, तो पेड़ खुद किसी को लेने आता है। सब लोग नैना को देखने के लिए उसके कमरे में गए, लेकिन नैना वहाँ नहीं थी। खिड़की खुली हुई थी, बिस्तर पर वही लाल कपड़ा पड़ा था और मिट्टी की कटोरी फर्श पर उल्टी हुई थी। माँ घबराकर चिल्लाई, नैना। कोई जवाब नहीं आया। तभी आरव ने खिड़की के बाहर देखा। घर से निकलने वाले मिट्टी के निशान सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे और उन निशानों के साथ राख से एक लंबी सी लाइन बनी हुई थी। बुजुर्ग ने कहा, वह पेड़ के पास गई है। आरव तुरंत बाहर भागा। उसके पीछे उसके माता पिता और बुजुर्ग भी चले। शाम होने लगी। जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। पेड़ के नीचे नैना खड़ी थी। उसके सामने मिट्टी की कई कटोरियां रखी थी। लाल कपड़ा जमीन
जमीन पर फैला था और उसके चारों तरफ राख से एक बड़ा गोल निशान बना हुआ था। नैना बिल्कुल शांत खड़ी थी। आरव ने पुकारा, नैना। नैना ने धीरे धीरे सर घुमाया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सामने खड़े लोगों को देख ही नहीं रही है। आरव उसके पास जाने लगा। बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया। बुजुर्ग ने कहा, रुको। आरव ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने कहा, उस घेरे के अंदर मत जाना। तभी नैना ने धीरे से कहा, मैंने सब कर दिया। माँ रोते हुए बोली, बेटा घर चलो। नैना ने उनकी तरफ देखा, फिर बोली, अभी एक चीज बाकी है। आरव ने पूछा, क्या? नैना ने धीरे से अपना हाथ उठाया और पेड़ की तरफ इशारा किया। पेड़ के नीचे एक आखिरी मिट्टी की कटोरी रखी थी। उसके पास आरव का नाम राख से लिखा हुआ था। आरव समझ गया कि नैना को उसे वहां लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वह पीछे हट गया। बुजुर्ग ने कहा, नैना को उस घेरे से बाहर निकालो, लेकिन कटोरी को मत छूना। आरव ने अपनी बहन को आवाज दी, नैना मेरी तरफ देखो। नैना ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक उसकी आंखें सामान्य रही। फिर अचानक उसने अपने सिर को पकड़ लिया और नैना ने कहा, भैया मुझे यहाँ से ले जाओ। आरव आगे बढ़ा। नैना ने कहा, जल्दी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी पेड़ की सभी शाखाएं एक साथ जोर जोर से हिलने लगी। हवा तेज हो गई। जमीन पर रखी कटोरियां एक एक करके टूटने लगी और पेड़ के नीचे रखी आखिरी कटोरी अपने आप उलट गई। उसके अंदर से राख बाहर फैल गई। राख फैलते फैलते सीधे आरव के पैरों तक पहुंच गई। बुजुर्ग ने अचानक चिल्लाया, आरव पीछे हटो, लेकिन देर हो चुकी थी। आरव के पैरों के नीचे राख से एक गोल निशान बन चुका था। नैना अचानक शांत हो गई। उसने आरव को देखा और कहा, अब मुझे जाने दिया जाएगा। आरव ने पूछा, क्या मतलब? नैना की आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे नहीं चाहता था, वह कांपती आवाज में बोली, उसे कोई और चाहिए था। आरव ने देखा, पेड़ की एक शाखा धीरे धीरे नीचे झुक रही थी। उस पर एक नया काला धागा बंधा हुआ था और धागे के नीचे एक छोटी सी पर्ची लटक रही थी। उस पर लिखा था, अगला। आरव पीछे हट गया। उसी पल बुजुर्ग ने जमीन पर पड़े लाल कपड़े को उठाकर पेड़ के तने से दूर फेंक दिया। अचानक हवा बंद हो गई। पेड़ की शाखाएं स्थिर हो गई। नैना जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में डर था। वह रोते हुए बोली, भैया हम यहाँ क्यों आए हैं? चारों लोग वापस घर आ गए। नैना को कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वह शाम को पेड़ के पास गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं था। बुजुर्ग ने परिवार से कहा, कल सुबह यह घर छोड़ देना। पिता ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि पेड़ ने तुम्हें पहचान लिया है। अगली सुबह परिवार ने अपना सारा सामान पैक किया, लेकिन जाने से पहले माँ ने नैना के कमरे में गई। वहाँ फर्श पर मिट्टी की एक छोटी कटोरी रखी थी। कटोरी के अंदर एक छोटा सा काला धागा था और उसके नीचे राख से सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, अभी बाकी। माँ ने तुरंत कमरा बंद कर दिया। कई महीने बीत गए। परिवार उस शहर से बहुत दूर चला गया था। नैना बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसकी कलाई से काला धागा भी गायब हो गया। सब कुछ सामान्य हो गया। वह लोग उस शहर में खुशी खुशी रहने लगे और सब लोग उस पेड़ को भूल चुके थे। दोस्तों ये कहानी यही तक थी। अगर आपको भी कोई ऐसा पेड़ दिखे तो वहाँ पर किसी चीज को हाथ मत लगाना। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है एक और नई और इससे भी ज्यादा डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।